हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर लास्ट टाइम वीडियो देख चुके हैं और आपका जो मैं चैप्टर चला रखा है वो उपनिवेशवाद और देहात, और आज इसका पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में जहाँ तक हमने पढ़ा था हमारा रह गया था 5वीं रिपोर्ट। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको जाकर देख ले, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता था कि औपनिवेशिक जो शासन है उसने गांवों में, भारतीय गांवों में जाकर किस तरह की नीतियां अपनाई और उन नीतियों से किस तरह से उनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। ये पढ़ा हमने ज़मींदारों को पढ़ा, जोतदारों को पढ़ा, हमने बर्दवान की नीलामी पढ़ी जो एक सार्वजनिक नीलामी थी, हमने सरमारी बंदोबस्त देखा। आज जो हम देख रहे हैं उसी पॉइंट का हमारा ये लास्ट है 5वीं रिपोर्ट। देखिए 5वीं रिपोर्ट क्या है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो औपनिवेशिक शासन के द्वारा की गई कोताहियों, कुशासन, कुप्रबंधन और अव्यवस्था थी उसका ये उजागर रूप है। उन्होंने किस तरह से भारत में वे नीतियाँ चलाई जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय लोग पूरी तरह से शोषित हुए। ठीक है, तो देखो 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई क्या 5वीं रिपोर्ट। ईआईसी का मीनिंग बच्चों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, के शासन से संबंधित थी ये रिपोर्ट। और इसने ईआईसी की समीक्षा की। इस रिपोर्ट के अंदर ईआईसी कंपनी की समीक्षा की गई कि उसके कार्य और शासन और प्रशासन किस तरह। चलिए अब देखते हैं ईआईसी के कुप्रबंधन की कलाई खोल दी इस रिपोर्ट ने। ईआईसी का कार्यकाल और प्रशासन पर जोर दिया गया इसके अंदर। देखो इस रिपोर्ट से क्या, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल, मद्रास, आपको पता है कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल को ही अपना शिकंजा बनाया था। उस पर कैसा था, राजस्व प्रणाली और न्याय प्रणाली की पोल खोल दी। और जब ये पोल खुली ना तो इसके बाद ब्रिटेन में एक वाद विवाद मुद्दा बना जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन, कुप्रबंधन और अव्यवस्था को उजागर कर दिया जाता है। और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि ज़मींदारों का और भारतीय लोगों का किस तरह से शोषण किया गया है। इस रिपोर्ट का देखो आपके पेपर में आएगा, एक तो आ जाता है कि टिप्पणी कीजिए। जैसे आपको दे देगा बर्दवान की घटना पर दे देगा, जोतदार ज़मींदार दे देगा, आपको दे देगा कि आपको 5वीं रिपोर्ट पर एक टिप्पणी लिखनी है। जब मेरा टाइम था, जब मैंने 12th की थी, तब मुझे लिखना आया था 5वीं रिपोर्ट पर, तो उस टाइम मैंने 5वीं रिपोर्ट के बारे में लिखा था। मैंने अभी आपको इसका सारांश बता दिया है, क्या आप इसको और आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, कुदाल और हल, वो पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर मात्र 3 क्लास में जो 10-10 मिनट की या 5-5 मिनट की होंगी उनमें आपके चैप्टर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए और समझिए। आपने लास्ट मेरी जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जो उसकी थी, आपने बहुत अच्छा उस पर रिव्यू दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे नोट्स मिले, तो आप देखते हैं वीडियो, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते। आप पता है आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब ना सामने वाले इंसान में जान भर देता है, जुनून भर देता है कुछ करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए ना तो वीडियोस को लाइक करके ज़रूर जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए मैं नई हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, पहली बार आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे लिए तो ये बहुत सॉरी, मेरे लिए तो बहुत पहली बार है कि मैं इस तरह यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें। और देखो अब आपकी ये वाली बुक हो जाएगी 3 से 4 दिन में, फिर आपकी सेकंड और फिर फर्स्ट। हम यहाँ पर थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पढ़ेंगे, उल्टा क्रम हम इस पर चलाएंगे ताकि हमारा अच्छे से हो जाए। और आप इस तरह से पढ़ोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदाल और हल, देखो कुदाल और हल में हम पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, संथाल पढ़ेंगे और फिर बुक्कानन का विवरण। देखो आज हम बुक्कानन का विवरण और राजमहल की पहाड़ियाँ दोनों पढ़ेंगे और दोनों में जानेंगे कि किस तरह से इन लोगों के ऊपर जो ब्रिटिश नीतियाँ थी, जो उनके तरीके थे, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम आगे। देखो आपको पता होगा जो राजमहल की पहाड़ियाँ है ना, ये आज भी भौतिक, अगर हम पर्यावरण देखें अपना, हमारे देश की भौतिक आकृति देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये झारखंड में है, हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ पर
क्या इससे क्या हमें खनिज मिलते हैं, क्या पदार्थ मिलते हैं, ये आप नोट करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कौन आए थे? बुक्कानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। जो बुक्कानन थे ना, ये फ्रांस के चिकित्सक थे, ठीक है। और इन्होंने ये तरह तरह के देशों में जाकर हमेशा अपना कोई ना कोई विवरण लिखते रहते थे और वहाँ के लोगों के बारे में बताते रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो राजमहल की पहाड़ियों के लोग थे वो किसी भी बाहरी को अपने पास आना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जो ये पहाड़ी लोग हैं, ये उनकी जो परंपरागत ज़मीन है जिस पर वो अपना निजी स्वामित्व मानते हैं, उसको कहीं ना कहीं उनसे छीन लेगा। और आपको पता होगा कि जो आदिवासी लोग हैं हमारे भारत में, वो लोग भी कहीं ना कहीं इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। जो आदिवासी वो सदैव से भूमि पर अपना नियंत्रण चाहता था, ठीक है। तो जब ये आए तो उन्होंने विवरण दिया कि क्या क्या होता था, यानी इनका जीवन कैसा था, इनकी दिनचर्या कैसी थी, इनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था, इनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये लोग कैसे अपना दिन काटते थे, किस तरह से ये सरकार के खिलाफ गए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुक्कानन ने कहाँ का दौरा किया? राजमहल की पहाड़ियों का। उनके अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती थी, यानी खतरनाक लगती थी। यहाँ के लोग किसी को आना जाना पसंद नहीं करते थे। वह जहाँ भी गए उसने लोगों का व्यवहार चतुरतापूर्ण पाया। कोई किसी भी लोग ने मतलब किसी ने भी इनका जो स्वागत था वो मित्रतापूर्ण भाव से नहीं किया। सब लोग इन्हें दहशत और आशंका की नज़र से देखते थे। इसी तरह से इन्होंने बताया कि कोई भी उनके साथ एक प्रेमपूर्ण व्यवहार न स्थापित कर सका। ये लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। आपको पता होगा, मैंने अब तक बताया क्यों, ज़मीन का जो कब्जा है झड़प न ले। बुक्कानन का विवरण इनकी हालत को दिखाता है कि इनकी कैसी दयनीय हालत रहती थी, इन लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। वे लोग पहाड़ियों के आसपास ही रहते थे और जंगल की उपज से अपना गुजर बसर करते थे, झूम खेती करते थे। ये लोग ज़मीन को साफ करके राखी पोटाश से मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे और खाने हेतु तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे कुदाल से ज़मीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक वहीं खेती करते थे और फिर उसको छोड़कर चले जाते थे ताकि जो पड़ती भूमि है उस पर घास जम जाए और वो अपनी जो उपजाऊता है, फर्टिलिटी है, उसको पुनः प्राप्त कर ले, इसलिए छोड़कर चले जाते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में ये बेटा इनकी स्थिति है कि वो क्या क्या करते थे, जीवन दिनचर्या, उनका दैनिक जीवन, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जब ये दूसरे इलाकों में चले जाते थे ताकि ज़मीन जो है खोई हुई अपनी उर्वरकता वापस ग्रहण कर ले। जंगलों में पहाड़ी के लोग खाने के लिए दो महुआ के फूल इकट्ठा करते थे, बेचने के लिए रेशम का कोया, राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब देखो, पड़ती भूमि पर जो घास की हरी चादर बन जाती थी पशुओं के लिए चारागाह का उत्तम स्रोत। इनके पशु जो ये पालते थे वहाँ से ये घास वगैरह खा लिया करते थे। जीविका उपार्जन देखो क्या था, खाद्य बटोरना, शिकार करना, झूम खेती करना, काठ कोयला बनाना, रेशम के कीड़े पालना, ये इनके जीवनचर्या का भाग था। ठीक है, अब देखो, वे घनिष्ठ रूप से जंगलों से जुड़े हुए थे। अब दिनचर्या में क्या था, इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है, और आम के पेड़ों के बीच में आराम करते थे। संपूर्ण प्रदेश को निजी भूमि मानते थे। उनकी पहचान जमीन का आधार थी। बाहरी लोगों का विरोध करते थे, समूह एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को ये निपटाते थे। तो ये आपको याद रहेगा ना, ये सब कौन बता रहा है हमें? बुक्कानन बता रहे हैं कि ये लोग क्या क्या करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। जनजाति तथा मैदानी लोगों के साथ इनकी आपसी लड़ाई होती रहती थी और जनजाति का अपना नेतृत्व भी करते थे ये, यानी अगर मैदानी लोग और इनके बीच में कभी लड़ाई हो जाती थी तो उस लड़ाई में ये नेतृत्वकर्ता की भी भूमिका निभाते थे। ठीक है, अब देखो, ये लोग आक्रमण क्यों करते थे? आपको पता होगा कि कई बार हम अपनी चीज़ों पर अपना राइट जताने के लिए भी अधिकार करते हैं, लड़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं, और कई बार शौर्य प्रदर्शन के लिए भी ये सारे कार्य हम करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, अब देखो, अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए, इससे पहले आप देखो, पहाड़ियों को अपना मूलभूत आधार मानते थे ये, और इसीलिए मैदानी लोगों पर आक्रमण करते थे और शौर्य प्रदर्शन के लिए भी करते थे। अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए, अपनी ताकत प्रदर्शन हेतु बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए ये लोग खिराज वसूलते थे। खिराज जो थी ना, एक तरह से शांति संधि थी। खिराज से क्या होता था कि जो भी इनके इलाकों से गुजरते थे, व्यापारी हो, अधिकारी हो,
और उनको सुरक्षा प्रदान करते थे और एक तरह का पत्थर देते थे, और वो पत्थर जो रास्ते से गुजरता था, व्यापारी या लोग गुजरते थे, तो वो उन्हें आगे जाके मुखिया को दिखाते थे, यानी सिक्योरिटी पास था एक तरह से। ठीक है, अब देखो जब EIC के हस्तक्षेप के क्या कारण रहे, आपको एक खराज पता लग गया होगा ना। अब देखो EIC ने हस्तक्षेप क्यों किया, इसमें राजस्व इकट्ठा करना था उन्हें। ठीक, राजस्व इकट्ठा करने के लिए वो इन पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में आए। दूसरा, स्थायी खेती करानी थी उन्हें। अब तुम्हें पता होगा स्थायी खेती के पीछे क्या राज था। इसके पीछे आता है स्थायी होगी तो उपज मिलेगी तो कर का निर्धारण किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये कारण थे इनके राजमहल की पहाड़ियों में आना। अब देखो जब खेती का विस्तार होता है ना, तो क्या हो जाता है, जंगल संकुचित हो गए। अब जब जंगल संकुचित हो गए तो विवाद बढ़ते चले गए, किनके बीच में, सरकार के बीच में और पहाड़ी क्षेत्रीय जो लोग थे उनके बीच में। इसका परिणाम क्या निकला, अंग्रेज बीच में कूद पड़े ताकि कब्जा कर सके, और EIC की नीति 1770 के दशक में निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली, यानी उनकी ज़मीनों का कोई भी मूल्य इन्होंने नहीं लगाया। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट हम यहाँ पर आते हैं 1770-80 के दशक में भागलपुर का एक कलेक्टर अब आ गया। उसने का ऑगस्ट नाम था उसका, ऑगस्ट क्लीवलैंड। उसने शांति समझौता किया, यानी राजमहल की पहाड़ी के जो मुखिया थे उनके मध्य और अपने के, हम आपको एक शांति का प्रस्ताव देते हैं। और उस प्रस्ताव के जो पॉइंट थे वो क्या थे, नंबर 1, पहाड़िया जो थे मतलब पहाड़ी लोगों को वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। पहाड़ी लोग मतलब पहाड़ी लोगों में जो मुखिया होता था उसको वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। बदले में क्या करेगा, ये इनको क्या बात बताएगा, यानी अंग्रेज़ों को किस चीज़ की सिक्योरिटी देगा। इन्होंने कहा कि बदले में वे अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखे, यानी मुखिया की ये ड्यूटी होगी कि उसके जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ना उनके माल को नुकसान पहुँचाएंगे, अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखे। किसको कहा गया, पहाड़िया मुखिया को। और अनुशासन का पालन करें। अनुशासन का मतलब जो नीति और जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी उनको ही अपनाएं। ठीक है, अब देखो बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने भत्ता अस्वीकार कर दिया, और जिन्होंने स्वीकार कर लिया वे औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन गए और वेतनिक मुखिया बन गए। अब आपको समझ में आया इस चैप्टर के अंदर क्या था। अब देखो हमारी जो लास्ट क्लास होगी ना बेटा, वो भी 7 से 8 मिनट के बीच में होगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियोस अच्छी लगी और मेरी मेहनत अच्छी लगी है, छोटी हूँ अभी, नई चीज़ें मैं सीख रही हूँ और आप लोग साथ देंगे ना तो बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें कर जाऊँगी। थैंक यू, आप अच्छे से पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा। थैंक यू। वो बड़ी